हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा पुनः आप सभी 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। डियर स्टूडेंट्स, मैं बता दूं आपको, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस भी आप देख सकते हैं 100% फ्री। आपको पता है ना कि यहाँ पर जब जैसे अभी आप कक्षा 12वीं में हैं, 12वीं के बाद आप किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, उसके लिए प्रिपरेशन आपने अभी से शुरू कर दी होगी। तो कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार से मोटी मोटी रकम देने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेई, नीट, यूपीएससी, बैंक इंश्योरेंस सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको यहीं प्रदान किए जाते हैं। चलिए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का पाठ 7 शुरू कर दिया है। नाम है बादल राग। लिखा है छायावादी कवि निराला जी ने, अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित बादल राग कविता। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कि छायावादी कवि थे, इनका अर्थ था या इनकी जो रचनाएं रहती थी वो प्रकृति से संबंधित रहती थी। कभी बादल तो कभी वृक्ष तो कभी लताएं, मतलब प्रकृति से पूर्णरित जो कविताएं हैं वो छायावादी की खास बात होती है। तो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के दौरान हम देखेंगे एक बार पुनः, अर्थात हम जानेंगे कवि के जीवन के बारे में, उनकी कविताओं के बारे में, संग्रह के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो आइए चलते हैं, और बहुत छोटे छोटे प्रश्नों की भी हम चर्चा इसी वीडियो में करेंगे, ताकि जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वीडियो रिलीज हुआ है उसके साथ ही आपको या परीक्षा में किसी अन्य प्रकार के यदि प्रश्न पूछ लिए जाएं तो आप एकदम चकित ना हो कि अरे यार, ये तो लाली मैडम ने क्वेश्चन ही नहीं कराया और ये एग्जाम में आ गया। सो डोंट वरी, यस, फिकर नॉट, हम करेंगे हर एक छोटे छोटे प्रश्न को भी यहां पर सॉल्व। जो भी प्रश्न, उसके बाद भी मैं कहती हूं कुछ प्रश्न मैं पूछ रही हूं, कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं पूछकर दे भी रही हूं। यदि उसके बाद भी आपके मस्तिष्क में कोई प्रश्न आए तो प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि मुझे पता चल सके। जब भी मैं आपके कमेंट देखूंगी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। चलिए चलते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय की ओर। निराला जी यथा नाम तथा गुण, उन्होंने अपना हिंदी साहित्य में एक अनूठा और अलग ही स्थान बनाया है। तभी तो उनको जो उपाधि दी गई वो निराला, अनोखा, जैसा नाम वैसा गुण। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी आधुनिक हिंदी कवियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखते हैं। वे वास्तव में निराला ही थे। निराला जी ने आधुनिक हिंदी काव्य को एक नई दिशा प्रदान की। उनका जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल के महिषादल नामक स्थान में, मेदिनीपुर नामक स्थान में सन 1899 में। उनके पिता इस राज्य में एक प्रतिष्ठित पद पर कार्य करते थे, अर्थात उनका जो जीवन था वो काफी अच्छा था। उनके पिता भी इस राज्य में एक प्रतिष्ठित पद पर कार्य करते थे। उनका बचपन यहीं व्यतीत हुआ। कहाँ? बंगाल के महिषादल नामक रियासत में मेदिनीपुर नामक स्थान पर। ठीक है। निराला जी की आरंभिक शिक्षा महिषादल में ही संपन्न हुई। संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी आदि भाषाओं का अध्ययन उन्होंने घर पर ही किया। इसको कहते हैं सेल्फ स्टडी। जब विद्यार्थी अपने आप में एक जिज्ञासा, एक लगन, एक समर्पण भाव जागृत कर लेता है तो दुनिया की कोई परीक्षा उसको हरा नहीं सकती है, कोई भी परीक्षा उसे परास्त नहीं कर सकती है। बस यही आशा है हमें आपसे कि आप हर एक विषय की बहुत अच्छे से शिक्षा ग्रहण करो और झंडा गाड़ दो अपने परिवार का, अपने आप का, विद्यालय का, हम सब का नाम पूरी दुनिया में रोशन करो। ऐसी ही हमारी उम्मीद है आपसे। प्रमुख रचनाएं, निराला जी महान साहित्यकार थे। उन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं पर सफलतापूर्वक लेखनी चलाई। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं: अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, कुकुरमुत्ता, बेला, अर्चना, आराधना, गीता कुंज, नए पत्ते, जूही की कली आदि। उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, चमेली आदि। कहानी संग्रह है लिली, सखी, सकुल की विषी आदि, कुल्ली, ये है रेखा चित्र, बिल्लेसुर, बकरिया आदि। ठीक है, ये उनकी रचनाएं हैं। यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि वे केवल कवि ही नहीं थे, बल्कि एक सफल उपन्यासकार, कहानीकार, रेखा चित्र आदि भी लिखते थे। बादल राग कविता। बादल राग, राग से क्या लगता है? कोई संगीत हो, कोई म्यूजिक हो। सच में प्रकृति का कण कण हमें मधुरता प्रदान करता है। प्रकृति का कण कण हमें जीने की नई तरंग और उमंग और आनंद देता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने बादलों का आह्वान किया है, बादलों को आमंत्रित किया है, बादलों को बुलाया है
कब? जबकि संपूर्ण धरा गर्मी से तप रही थी। कब? जबकि जीव जो प्राणी है, एक एक जीव जंतु पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा था। कब? जबकि समाज में जो शोषक वर्ग था, शोषक वर्ग मतलब सामंती वर्ग, पूंजीपति वर्ग, जो निम्न वर्ग, सर्वहारा वर्ग या क्या बोले उसको, मजदूर वर्ग पर शोषण कर रहा था, ऐसे वर्गों का मसीहा बनकर आए क्रांतिकारी। और जो सूख रहे थे, जो प्यास के कारण मर रहे थे, जो बीज कुमला कर एकदम मुरझा रहे थे, ऐसे नवजीवन देने वाले बादलों को आमंत्रित कर दिया है कि गरज कर आओ और इस तप्त धरा को शीतल कर जाओ। बादलों को कवि ने क्रांतिकारी का भी रूप दिया है, अर्थात क्रांतिकारी की भी उपमा दी है। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर दुख पर सुख की छाया, अर्थात जीवन में सुख दुख आना जाना है। वो है ना, जीवन आनी जानी छाया, ऐसा कुछ है पंक्तियां। जीवन आनी जानी छाया, झूठी काया झूठी माया, फिर काहे को सारी उमरिया पाप की गठरी धोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। या फिर एक वो भी है कि दोहा सुना होगा आपने, सुख का दुख का आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाना चाहिए कंचन बरसे में। एक और है कि सुख में सुमरण सब करे, नो नो नो, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होई। लेकिन सुख और दुख जीवन के सिक्के के दो पहलू के समान है, जो हमेशा आते रहते हैं। तिरती समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, हमेशा दुख और सुख की छाया लहराती रहती है। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से। अर्थात जीवन में हर एक व्यक्ति अपनी आशाओं के सहारे जीता है, उम्मीद का दामन थामे रहता है। घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी की आशाओं से, नवजीवन की ऊंचा कर सिर। अब जो अंकुरित बीज हैं वो बादलों के आने की प्रतीक्षा में ऊंचे ताक रहे हैं, ऊंचा झांक रहे हैं कि कब बादल आएंगे, कब बरसात होगी और हमें एक नया जीवन मिलेगा। ठीक उसी तरह से समाज के जो शोषित हैं, जो मजदूर वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, जिनको शोषक वर्ग ने जिन पर घोर अत्याचार किए हैं, उन पर अब उनको आशा है कि क्रांतिकारी आएंगे जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। तो बस एक ही आशा से, उसी आशा से वो जी रहे हैं कि कब क्रांतिकारी आएंगे, कब हमारे मसीहा आएंगे और कब हमें इस शोषण से मुक्ति मिलेगी। ठीक है, कवि ने यहाँ पर यही बताया है कि जो सुख है वो उस पर सदैव दुख रूपी बादल मंडराते रहते हैं, क्योंकि ना तो सुख स्थिर है ना ही दुख स्थिर है, सब कुछ चलायमान है। मानव जीवन में सुख दुख की छाया का आवागमन चलता रहता है, आना जाना लगा रहता है। हमेशा हम ये नहीं कह सकते कि सुख आ गए हैं तो अब दुख नहीं आएंगे, या दुख आ गए हैं तो अब सुख नहीं आएंगे, सब कुछ चलता रहता है। संसार के पूंजीपति लोगों के हृदय पर कठोर क्रांति का मायावी विस्तार अब फैला हुआ है, क्योंकि जो पूंजीपति वर्ग है वो अपनी माया से, अपनी भौतिक वस्तुओं से हमेशा चमत्कृत रहता है। उस मोह माया के लालच में फंसकर इस कदर अंधा हो जाता है कि वो छोटे या निम्न वर्ग के लोगों को कुछ भी नहीं समझता है, और उनका जो भी है, बेचारे जो भी मेहनत से कमा कर खाते हैं उसको भी हड़प लेता है, उन गरीबों का खून भी चूस लेता है। ठीक है, जैसे क्रांति संसार के शोषण और दुखों को समाप्त कर सुख और अमन के वातावरण की सृष्टि कर देती है, उसी प्रकार क्रांति का प्रतीक बादल गर्मियों की प्रचंड गर्मी से परेशान और दुखी संसार को नवीन और सुख का आनंद प्रदान कर देता है, संदेश दे देता है। जैसे क्रांतिकारी जब समाज में आते हैं, क्रांतिकारियों के आते ही जो शोषित वर्ग है उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, उसे लगता है कि अब हमारे दुखों का अंत हो गया है, अब हमें इन शोषक वर्गों से या इन पूंजीपति वर्गों से डरने की आवश्यकता नहीं है, जिनके बड़े बड़े अट्टालिका हैं, बड़े बड़े महल हैं जिसमें वो रहते हैं। तो उनके जो बड़े बड़े महल हैं वो उनके लिए आतंक का महल, आतंक मतलब डर, खतरनाक वाला डर, भय। जिन बड़े बड़े महलों में वे रहते हैं वो उनके लिए आतंक है, क्योंकि वहीं से बेचारे शोषक वर्गों पर आतंक शुरू होता है, उन पर अत्याचार शुरू होता है।
ठीक है। कवि कहते हैं कि क्रांति के दूत बादल जैसे युद्ध की नौका अनेक हथियारों और युद्ध सामग्री से भरी होती है, उसी तरह तुम भी, तेरी क्रांति में जनसामान्य की इच्छाएं भरी हुई हैं। जब तुम आते हो, गर्जना के साथ आते हो, तो हाँ, जो पृथ्वी का एक एक कण है, जो जीव जंतु है, जो बीज है, वो अंकुरित हो जाता है, ऊपर की ओर उठने लगता है कि अब हमें नया जीवन मिलेगा। ठीक है, समझ आया ना? इसमें यही बताया है। और यहां भी यही लिखा है कि किस तरह से जब बादल घोर गर्जना करके आते हैं, तो जो प्यासे जन है या जो तप्त धरा है, प्यासे जन को सुकून मिलता है। कहीं भी यदि मान लो अचानक से बरसात स्टार्ट हो जाए और किसी को बादलों की गर्जना सुनाई नहीं दे, तो क्या किसी के मन में चेतना की भावना या चेतना जागृत होगी? नहीं होगी। बादलों का गरज कर आना ही उन्हें नव चेतना प्रदान करता है, नया जीवन प्रदान करता है, क्योंकि गर्जना केवल एक स्थान पर नहीं है। जब गरजते हैं तो चारों दिशाओं में उनकी गर्जना ऐसे गूंज जाती है, तो जहां जहां पर बेचारे या जहां जहां पर जो प्यासे जन हैं, उनमें ये तो कम से कम उम्मीद की लहर आ ही जाती है कि अब बादल गरज रहे हैं। जैसे बादल गरजते ही, नॉर्मल सी बात बताऊं मैं, जब बादल गरजते हैं तो हम लोग छत से या बाहर से कपड़े रखते हैं कि अरे बादल गरज रहे हैं, चलो बारिश होने वाली है, कपड़े हटा लो। या जो भी राहगीर है या जो भी रास्ते पर जा रहा है पथिक, वो भी जल्दी जल्दी अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं कि चलो घर पहुंचा है, बादल गरज रहा है, लगता है बरसात होगी, और बरसात होती ही है। तो बादलों का गरजना सकारात्मकता का प्रतीक है, बादलों का गरजना नए जीवन का प्रतीक है, बादलों का गरजना नई चेतना का भी प्रतीक है। उसी तरह से कवि ने बादलों को क्रांतिकारी की संज्ञा दी है कि क्रांतिकारी जब आते हैं, नरम दल और गरम दल के बारे में आपने सुना होगा ना। क्रांतिकारी या जब हमारा गरम दल में कौन कौन शामिल थे? लाल, बाल, पाल। लाल, बाल, पाल। तो लाल मतलब कौन? लाल मतलब कौन? लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय। बाल, बाल गंगाधर तिलक। पाल, विपिन चंद्र पाल। ये गरम दल के लीडर थे, ये क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अपने कुशल नेतृत्व में भारत की जनता के मन में एक आशा की लहर दौड़ाई, क्रांति की चेतना जागृत की, जिससे हर एक भारतवासी के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध उनको यहां से खदेड़ कर भगाने की एक नई चेतना जागृत हुई। तो गरम दल लाल बाल पाल से ही प्रसिद्ध है। आपने भी हो सकता है कि आपने पढ़ा होगा नरम दल और गरम दल के बारे में। तो लाल कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। बाल, बाल गंगाधर तिलक। पाल, विपिन चंद्र पाल। वहीं पर यदि हम नरम दल की बात करें तो गांधी जी, नेहरू जी, ठीक है, ये सब नरम दल में शामिल थे, और इनका कहना था कि सत्य अहिंसा के बल पर ही हम अंग्रेजों को यहां से खदेड़ेंगे। एक प्रश्न मैं आपसे पूछती हूं, क्या केवल और केवल सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर हम स्वतंत्र हो सकते थे, या हमारे जो वीर सपूत थे वो अंग्रेजों को यहां से भगा सकते थे, या फिर अंग्रेज हमारे भारत को छोड़कर भाग सकते थे? उत्तर दीजिएगा ऑनेस्टली। ठीक है, यदि सिर्फ और सिर्फ नरम दल होता तब क्या होता, यदि सिर्फ और सिर्फ गरम दल होता और कहीं ना कहीं सत्य और अहिंसा का पालन नहीं किया जाता तब क्या होता? दोनों पक्षों के विचार मैं आप सभी से जानना चाहती हूं। ठीक, शोषित वर्ग के सामान्य लोग अपने मन में अनेक इच्छाएं लेकर तुम्हारी क्रांति के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिस प्रकार युद्ध भूमि में युद्ध के नगाड़ों की ओजपूर्ण आवाज को सुनकर ऐसे सोए हुए सैनिक जागृत हो जाते हैं और अपने लीडर की हिम्मत, अपने लीडर का साहस, उसको देखकर उनमें भी जोश और उत्साह जागृत हो जाता है और युद्ध लड़ने के लिए तैनात हो जाते हैं। उसी प्रकार हे क्रांति के बादल, तेरी अत्यधिक घनघोर गर्जना को सुनकर पृथ्वी के वक्ष स्थल पर सोए हुए अंकुर जाग उठते हैं। जैसे छोटे छोटे बीज हैं जो अंकुरित तो हुए हैं, लेकिन पानी के ना आने से वो जैसे मुरझा से गए हैं, बिल्कुल मुरझा से गए, लेकिन जैसे ही पानी आएगा इतने अच्छे से वो अंकुरित होकर और का पेड़ से पत्ता और पत्ते से कली और कली से फूल बन जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, ये भी बताया। वे नवजीवन की आशाएं लेकर अपना ऊंचा सिर करके तेरी ओर सहायता भरी नजरों से बार बार देख रहे हैं कि आप कब आओगे,
कब आओगे और कब हमारी प्यास को बुझाओगे। ये तो रही बादलों की प्रत्यक्ष रूप की बात। अप्रत्यक्ष रूप से क्रांतिकारी की ओर संकेत किया है कि क्रांतिकारियों की आशा में वहां के जो पीड़ित लोग हैं वो उनकी राह देख रहे हैं कि कब नगाड़ों की आवाज सुनाई देगी और कब हमारे जो कष्ट हैं उनसे हमें राहत मिलेगी। भाव यह है कि जिस प्रकार पृथ्वी की सतह पर छिपे अंकुरों को आशा होती है कि बादलों से वर्षा होगी और वे उसके पानी का पान करके खिलकर बढ़कर हरे भरे होकर लहलहा उठेंगे, उसी प्रकार क्रांति के बादल से सुशोषित वर्ग में भी ऐसे ही नवजीवन की आशा के भाग जागने लगे हैं। उनके मन में भी एक ऐसा आशा के भाग जागने लगे, मतलब उनको अब लगने लगा कि हाँ, अब हमारे भाग परिवर्तित होने वाले हैं, अब हमारे सकारात्मक या अच्छे दिन आने वाले हैं। उन्हें विश्वास हो जाता है कि क्रांति आने से सदियों से पीड़ित दलित जीवन अब स्वतंत्र हो जाएगा। जो हम हमेशा बंधुआ मजदूर की तरह या सिर्फ और सिर्फ उनके समक्ष कीड़े मकोड़ों की तरह या इस तरह से जीवन जी रहे थे, अब हम भी अपने मस्तिष्क को उठाकर जीवन जी पाएंगे और हम भी अपने अधिकारों के लिए लड़ पाएंगे। वे समाज में सुखपूर्वक जीवन जी सकेंगे तथा अपने जीवन को प्रगति पथ की ओर अग्रसर करेंगे। ठीक है, आगे है बार बार गर्जन। अब बार बार गर्जन है, वर्षण है मूसलधार। अब जब बादल गरजे और मूसलाधार बरसात हुई तो क्या हुआ? हृदय थाम लेता है संसार। जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग मतलब जिनके बड़े ऊंचे ऊंची अट्टालिकाएं बनी हैं, सुन सुनकर घोर वज्र हुंकार, सबके हृदय पर जैसे आघात लग गया, डर गए सबका, ऐसा लगा कि धड़कनें रुक गई हों, क्योंकि ऐसा लग रहा है वो वज्र का प्रहार हो रहा हो। वज्र क्या? जो इंद्र देवता का अस्त्र है। अस्त्र और शस्त्र में अंतर समझते हो? शस्त्र मतलब जो हाथ में रख कर उपयोग किया जाए, और अस्त्र मतलब जो फेंक कर जिसका उपयोग किया, जैसे भाला है और भी, ये सब अस्त्र और शस्त्र में आते हैं। तो अब जो वज्र है उसका प्रहार कभी खाली नहीं जाता। तो कवि ने यहाँ पर बादलों को वज्र की तुलना दी है कि जिस तरह से वज्र का प्रहार कभी खाली नहीं जाता, उसी तरह से बादलों की गर्जन भी कभी खाली नहीं जाएगी। अब मूसलाधार बरसात होगी और इस हुंकार को सुनकर सभी का हृदय कांप उठेगा। अशनि पात से शैती उन्नत शत शतवीर, जो निम्न वर्ग के लोग थे, अब उनमें एक ज्वाला या क्रांति की आग दहक उठेगी और वो भी अब अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाएंगे, जिसको देखकर पूंजीपति वर्ग एकदम अपने होशो हवास खो देगा और वो एकदम ये सोचेगा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि सामने वाले का मनोबल देखकर दुश्मन की ताकत वैसे ही आधी हो जाती है। तो जब उन छोटे छोटे या निम्न वर्ग के लोगों में इस तरह की वो ताकत देखेगा सामने वाला पूंजीपति वर्ग, तो उसकी हालत तो वैसे ही गंभीर हो जाएगी, उसकी शक्ति तो क्षीण हो जाएगी। क्षत विशत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धाशील। ठीक है, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, शस्य अपार हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रब से छोटे ही हैं शोभा पाते। अब यहाँ पर कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से बहुत ही सुंदर सी बात कही है कि जो बड़े बड़े लोग रहते हैं, तथा कथित बड़े लोग, कौन से बड़े लोग? जो धन दौलत भौतिक वस्तुएं सुख संपत्ति जिनके पास है, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में जो रहते हैं, तो जब आंधी या तूफान जब आता है तो बड़े बड़े वृक्ष ही धराशायी हो जाते हैं। और क्या आप बताइए, क्या छोटे छोटे पौधों को या छोटे छोटे वृक्षों को कोई फर्क पड़ता है आंधी या तूफान से? क्या कोई बड़े मतलब छोटे पौधे एकदम गिरे हुए सड़कों पर नजर आते हैं? नहीं, उनको तो और वे खिल जाते हैं। ठीक है, तो जब बादल गर्जना के साथ मूसलाधार बरसात करते हैं तो जो बड़े बड़े वृक्ष थे वो धराशायी हो गए। अर्थात जब क्रांतिकारी समाज में आते हैं, जब क्रांतिकारी शोषितों का या शोषितों की पीड़ा हरने आते हैं, तो जो शोषक वर्ग था, जो पूंजीपति वर्ग था, अब उसको भय लगने लगा। अब वो भयभीत हो गया, क्योंकि अब डर लग रहा है कि कहीं हमारा विनाश ना हो जाए। और उनको ये साफ नजर आ रहा है कि अब हमारी जो सत्ता है या अब हमारा जो वर्चस्व है वो तो छिनेगा ही छिनेगा, साथ ही साथ हमारा अस्तित्व भी
विनाश या अस्तित्व का भी विनाश न हो जाए। तो छोटों को या निम्न वर्ग को तो खुशी होती है, क्योंकि क्रांतिकारियों के आने से उनके जीवन को नई दिशा मिलती है और उनको जीने की एक नई इच्छा जाहिर होती है। ठीक है। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे क्रांति के बादल, हे सकारात्मक ऊर्जा भरने वाले बादल, हे नवचेतना भरने वाले बादल, तुम बार बार तेज गर्जना करते हो, मूसलाधार बरसात करते हो, सारी धरती पर पानी ही पानी हो जाता है। तुम्हारी वज्र रूपी कठोर गर्जना को सुनकर संपूर्ण संसार अपना हृदय थाम लेता है, डर जाते हैं सब, अर्थात भयभीत हो उठता है। तुम्हारी बिजली के गिरने से उन्नति के शिखर पर चढ़े हुए सैकड़ों हजारों वीर पुरुष पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। पर्वत के समान विशालकाय धैर्यवान लोग, पूंजीपति भी जिनमें आकाश को छूने की निरंतर होड़ लगी है, तुम्हारी गर्जना सुनकर मानो वे भी धराशायी हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं या फिर मर ही जाते हैं या फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कवि का मत है कि क्रांति के दूत बादल तुम्हारी क्रांतिपूर्ण वज्र रूपी गर्जना को सुनकर ये विशालकाय पूंजीपति अर्थात शोषक वर्ग, ठीक है, विशालकाय मतलब बहुत बड़े शरीर वाले, विशाल का मतलब बड़ा, काय का मतलब काया अर्थात शरीर, पूंजीपति अर्थात शोषक वर्ग के लोग जो अत्यंत धैर्य के साथ निरंतर ऊंचे ही ऊंचे जाना चाहता था, घायल होकर नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन पर ही सबसे पहले प्रहार किया जाता है क्रांतिकारियों के द्वारा। जब आंधी तूफान या मूसलाधार बरसात आती है तो सबसे पहले किसका नाश करती है? बड़े बड़े वृक्षों का। ठीक उसी प्रकार से जब क्रांतिकारी आते हैं तो बड़े जो पूंजीपति लोग हैं उनको धराशायी कर देते हैं। कवि कहते हैं कि क्रांति के बादल तुम्हारी वज्र रूपी घनघोर गर्जना का प्रतिकूल प्रभाव केवल प्रतिकूल मतलब विपरीत, ठीक है, अनुकूल मतलब होता है हमारे अनुरूप, अनुकूल मतलब हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है, हमारे अनुकूल, हमारे अकॉर्डिंग, और इसका विलोम शब्द होता है प्रतिकूल। प्रतिकूल मतलब हमारे विपरीत, ठीक है। कवि कहते हैं कि हे क्रांति के बादल तुम्हारी वज्र रूपी घनघोर गर्जना का प्रतिकूल प्रभाव केवल पूंजीपति वर्ग के शोषकों पर ही पड़ता है। इस क्रांति से वे भयभीत हो उठते हैं, अपना धैर्य खो देते हैं, लेकिन इस क्रांति से ये निम्न वर्ग के शोषित लोग तनिक भी भयभीत नहीं होते। ये शोषित समाज के लोग वो तुम्हारी घनघोर गर्जना को सुन सुनकर हंसते हैं। अब देखो, ये शोषित समाज के लोग तुम्हारी घनघोर गर्जना को सुनकर हंसते हैं, क्योंकि उनको तो मतलब वो तो खिल खिल कर हाथ हिला रहे हैं, तुझे बुला रहे हैं, उनको तो बड़ा आनंद हो रहा है ना, उन्हें तो अच्छा लग रहा है कि अब उनकी पीड़ा समाप्त होने वाली है, अब उनके मसीहा आ गए हैं जो उनको सुख और चैन भरा जीवन देंगे। आनंद मग्न हो उठते हैं। जब तुम भयंकर गर्जना करके बरसते हो तो बड़े बड़े वृक्ष तो धरती पर आ जाते हैं, लेकिन छोटे से भार को धारण किए हुए छोटे छोटे पौधे खिल उठते हैं। वे अपार हरियाली से युक्त होकर प्रसन्नता से हिल हिल कर खिलखिलाते हुए हाथ हिलाकर तुझे बुलाते हैं, आ जाओ और बरसो यहाँ पर घनघोर बरसात कर दो और हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का विकास कर दो। इसी तरह से जब बादल आते हैं तो छोटे छोटे पौधे या बीज अंकुरित हो जाते हैं, पुष्पित हो जाते हैं, पल्लवित हो जाते हैं, अर्थात पृथ्वी का जो रूप होता है वो बहुत मनोहारी प्रतीत होता है। उसी प्रकार से क्रांतिकारियों के आगमन से शोषित वर्ग खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। कवि का आशा है कि निम्न वर्ग सदा क्रांति से आनंदित हो उठता है, उसे क्रांति के स्वरों से कभी भी डर नहीं लगता। फिर क्रांति की गर्जना से छोटे ही अर्थात जनसामान्य वर्ग के लोग ही शोभा प्राप्त करते हैं। क्रांति का सबसे अधिक लाभ निम्न वर्ग के शोषितों को ही प्राप्त होता है, अर्थात जो क्रांति है, बदलाव, सकारात्मक बदलाव आकर ही रहता है। क्रांति का परिणाम हमेशा सकारात्मक रहता है। हमेशा सकारात्मकता के साथ जब क्रांति आती है तो समाज में शोषित वर्ग को खुशी मिलती है, शोषित वर्ग हमेशा खुश हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। क्लियर? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? इफ यू हैव देन प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। ठीक, अट्टालिका नहीं है रे, तो क्या है रे भाई? चलो देखते हैं क्या है। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता है जल विप्लव प्लावन।
क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि जो अट्टालिकाएं बनी हैं बड़े बड़े पूंजीपति लोगों की, वो अट्टालिकाएं नहीं हैं तो क्या है, वो तो आतंक का भवन है जहाँ से भय निकलता है। क्योंकि जो शोषक या जो शोषित वर्ग हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, जो निम्न वर्ग हैं, उन पर वहीं से निकल कर तो आते हैं, उन्हीं अट्टालिकाओं से निकल कर तो आते हैं जो उन पर कहर बरसाते हैं, जो उनके खून को चूस लेते हैं। सदा पंख पर ही होता है जल विप्लव प्लावन, क्षुद्र प्रफुल्ल जलद से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव सुकुमार शरीर। छोटा सा शिशु, छोटा सा बच्चा, क्या उसको शोक है, क्या उसको खुशी है, वो हमेशा हंसता खिलखिलाता रहता है। आपके घर में शोक का माहौल है, दुख का माहौल है या खतरनाक चिंता का माहौल है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हंसता रहता है। ठीक उसी तरह से जब क्रांति आती है तो जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो आनंदित हो जाते हैं। ठीक जिस तरह से बरसात आती है या बादल गरजते हैं तो छोटे छोटे पौधे भी अंकुरित हो जाते हैं और बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं एक बार और। कभी क्रांति के बादल आह्वान करते हुए कहते हैं कि हे क्रांति के दूत, दूत मतलब क्या होता है, मैसेंजर, जो मैसेज भेजते हैं। पूंजीपति या शोषक वर्ग से ऊंचे ऊंचे विशाल भवन तेरी क्रांति आ जाने से ऐशो आराम या राग रंग के महल नहीं रह गए हैं, अब क्या हो गए हैं, बल्कि ये तो आतंक और भय के स्थान बन गए हैं। क्योंकि दुबक कर छुप कर बैठ रहे हैं। अब जो हमेशा डर दहशत फैलाते थे सब में, अब क्रांतिकारियों के आने के साथ ही उनमें अब डर आ गया है। अब क्या होगा, अब हम इनका सामना कैसे करेंगे। शत्रु की शक्ति आधी हो जाती है जब सामने वाला अपनी वीरता प्रकट करता है। और अब क्रांतिकारियों ने बिगुल बजा दिया है, रणबेरी बजा दी है, तो अब तो वो भयभीत होंगे ही होंगे। ठीक है, उनके आने से ऐशोआराम या राग रंग के महल नहीं रह गए, बल्कि ये तो आतंक और भय के स्थान बन गए हैं। तुम्हारी क्रांति पूर्ण गर्जना को सुनकर सुविधा भोगी वर्ग के लोग अपने विशाल महलों में भी भयभीत हो रहे हैं। अब इन्हें मिटा दें, यस, अब इनको मिटाना ही होगा। अब हमने जितना भी कष्ट झेला है, अब क्रांतिकारी आ गए हैं और अब हमें अपने सुखों से मतलब दुखों से आराम या निजात मिलने वाला है। बाढ़ का विनाशकारी प्रभाव जिस प्रकार सदैव कीचड़ पर होता है, बाढ़ जब आती है तो कीचड़ पर प्रभाव होता है, उसी प्रकार कांति का फूल से पानी सदा छलकता रहता है, उस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं होता, ना ही बाढ़ से विचलित होता है। किस पर, कमल पर, कोई डर नहीं लगता उसको। जैसे निम्न वर्ग के लोग क्रांतिकारी आ रहे हैं, वो भयभीत नहीं है। भयभीत कौन है, जो महलों में रहते हैं, जो अट्टालिकाओं में रहते हैं। दुखों में भी बच्चे का सुकोमल शरीर सदा हंसता रहता है। ठीक ऐसे ही विनाशकारी क्रांति आ जाने पर सर्वहारा वर्ग के लोग भी हंसते मुस्कुराते रहते हैं। यहाँ पर सर्वहारा वर्ग मतलब जिसमें शामिल है मजदूर वर्ग, निम्न वर्ग, शोषित वर्ग। ठीक है, जिन पर शोषक वर्ग या पूंजीपति वर्ग अपना सत्ता या अपनी जो क्रूरता है इन पर दिखाते हैं, उसी को सर्वहारा वर्ग कहा गया है। क्रांति का उनके जीवन पर कोई विनाशकारी प्रभाव नहीं होता है। क्रांति से पूंजीपति शोषक भी भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने साम्राज्य के नष्ट होने का खतरा बना रहता है। सर्वहारा या शोषित वर्ग उससे तनिक भी भयभीत नहीं होते, वे तो विपरीत आनंद होते हैं। मतलब जो लोग अट्टालिकाओं में रहने वाले लोग तो बहुत दुखी हैं, बहुत डर गए, भयभीत हो गए, जबकि जो निम्न वर्ग है वो आनंद से है, खुश है, एकदम प्रफुल्लित है। उसे किसी चीज की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि अब उसको पता है कि उसको उसके दुखों से निजात मिलने वाली है। रुद्ध कोश है शुद्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे, धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर तुझे बुलाता कृषक अधीर, हे विप्लव के वीर चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। यहां पर देखो, ये जो है ना, ये जो पंक्तियां, चलो अच्छे से बता दूं जरा, ये जो पंक्तियां हैं इनका कुछ और अर्थ है और इन पंक्तियों का अलग अलग अर्थ है। सुनो, रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे, धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे। अर्थात जब बादलों की गर्जना सुनी और जब मूसलाधार बरसात हुई तो बड़े बड़े वृक्ष उस हवा के झोंकों से या मूसलाधार बारिश और आंधी से गिर गए।
क्योंकि अब उसका सामना वो नहीं कर पाए। ठीक उसी तरह से जब क्रांतिकारी आए और क्रांतिकारियों की गूंज जब उन पूंजीपतियों ने, उन जो सामंतवादी वर्ग था या जो शोषक वर्ग था, उसने, जो कि महल और अट्टालिकाओं में अपनी प्रेमिकाओं के साथ, कवि ने साफ साफ लिखा है कि अपनी, जैसे कि जो नहीं होता था स्वर्ग लोग जहां अप्सराएं रहती थी और डूबे हैं ऐशो आराम में, कौन आप पर आक्रमण करने वाला है कोई खबर नहीं, बस हम तो अपने आनंद में मग्न है। ठीक उसी तरह से जो वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, जो अपने ऐशो आराम में खोया हुआ है, लेकिन जैसे ही क्रांतिकारियों की आवाज सुनी, धक 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 एकदम उनका हृदय जैसे कांप उठा। आतंक अंक पर कांप रहे धनी वज्र गर्जन से बादल। जो धनी वर्ग था वो कांपने लगा है, अब उसको डर लगने लगा है, वो भयभीत हो गया है, त्रस्त नयन मुख ढांप रहे, अपना मुंह छुपाने लगे हैं प्रेमिका की गोद में कि अब हम कहां जाएं, छुपने लगे हैं कि अब हम कहां भागें, अब तो क्रांतिकारी आ गए हैं। ठीक है, ये है इन पंक्तियों का अर्थ। यदि इस तरह की कोई पंक्ति आ जाती है तो उसका अर्थ आप ये लिखेंगे। नेक्स्ट पंक्तियों की तरफ चलते हैं। जीर्ण बाहु है क्षीण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, हे ए विप्लव के वीर। अब किसानों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है कि किसान किस पर आधारित रहते हैं? कृषि पर। यदि बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा, चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा, सब तरफ जहां मतलब किसानों का जीवन मानो पूरी तरह वर्षा पर निर्भर रहता है। उनका शरीर सूख गया है, इन पूंजीपतियों ने उनके खून को चूस लिया है, उन पर अत्याचार कर करके उनकी अपनी जमीन पर अपना कब्जा कर लिया है, उनकी अपनी जो भी संपत्ति थी उसको लूट लिया है, और अब वो मुंह छुपा रहे हैं। जबकि जो किसान वर्ग है वो जीर्ण बाहु है, मतलब कमजोर हो गए हैं, सिर्फ हाड़ मांस ही, मतलब मांस नहीं है, सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही जैसे उनका शरीर बचा है। क्षीण शरीर, कमजोर है, दुर्बल शरीर है, तुझे बुलाता कृषक अधीर। अब अधीर हो गया है वो, धैर्य का उल्टा अधीर। अब उसमें धैर्य की सीमा उसने खो दी है, इसलिए बादल गरज कर आ जाओ और किसानों को तृप्त करो, उनकी आशाओं को भर दो बरसात से। चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार। हाड़ मतलब हड्डियां, ठीक है, उसका जो खून है, उसका जो जीवन का सार है, वो सब इन्होंने चूस लिया है धनी वर्ग ने। हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। अब तो उनके कष्टों को हर लो और अब तो तुम आ जाओ। कवि क्रांति के बादल, प्रतीक बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे क्रांति के दूत बादल, पूंजीपति और शोषक वर्ग से शोषित वर्ग के निम्न एवं निर्धन लोगों का शोषण कर करके अपने खजाने भर लिए हैं, लूट लूट कर अपने धन एकत्रित कर लिए हैं। उन्होंने गरीबों के धन और उनकी संपदा पर अपना अधिकार जमा लिया है, लेकिन अभी भी धन इकट्ठा करने की उनकी जो लालसा थी, उनकी जो मंशा थी, वो पूरी नहीं हुई है। अभी भी वो इसी फिराक में रहते हैं कि कब किसका खून चूसा जाए, कब किसकी धन संपत्ति को अपने कब्जे में किया जाए। ठीक है, उनकी इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इस पर निम्न वर्ग अब क्रांति कर उठा है। अब उसके मन में क्रांति की ज्वाला धधक उठी है। कवि कहते हैं कि हे क्रांति के दूत बादल, तेरी क्रांति की वज्र रूपी घनघोर गर्जना को सुनकर ये पूंजीपति वर्ग के लोग अपनी प्रेमिकाओं के अंग से लिपटे रहने पर भी भय से कांप रहे हैं, गोद में मुंह छिपा रहे हैं, क्योंकि अब उनको पता है कि अब हमारे पाप का घड़ा भर चुका है, अब हम कहां जाएं। पूरी तरह से भयभीत है कौन? धनी वर्ग। और सुकून से या खुश और प्रसन्न कौन है? निम्न वर्ग, क्योंकि उसे किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। निर्धन वर्ग की क्रांति के विद्रोह को देखकर अब पूंजीपतियों के धनिक लोग इतने भयभीत हो गए हैं कि उन्हें अपनी प्रेमिकाओं की गोद में भी डर लगता है। इस प्रकार ये शोषक वर्ग के लोग बादलों की वज्र रूपी हुंकार ये सुनकर उसे डर कर अपनी आंखें और मुंह ढक रहे हैं। शुतुरमुर्ग की तरह इनका जीवन हो गया है, जो लगता है जिसको कि मैंने सिर छुपा लिया तो मुझे कोई नहीं देख रहा। ठीक है, वह अपने को कहीं छुपाने का प्रयास करता है। कवि कहता है कि क्रांति के वीर बादल, यह शक्तिहीन और व्याकुल किसान तेरा आह्वान कर रहा है, तुझे पुकार रहा है, अब आ जा, इसकी प्यास बुझा जा। अर्थात तुझे सहायता हेतु पुकार रहा है, जिसकी भुजाएं पूंजीपति के शोषक के कारण जर्जर हो चुकी हैं। उसका सारा शरीर खून पूंजीपति ने चूस लिया है, इसलिए अब इसका शरीर पूरी तरह से निर्बल हो गया है। पूंजीपति वर्ग के लोगों ने इस किसान का समस्त जीवन का रक्त रूपी सार भी चूस लिया है। अब और प्रतीक्षा ना कराओ, जल्दी से गरज कर घनघोर बारिश कर दो।
और अब ढांचा मात्र रह गया। कवि कहते हैं कि हे जीवन के सागर, तुम इन्हें नव जीवन प्रदान करने वाले हो, अर्थात तुम इन्हें शोषक वर्ग के अत्याचार से मुक्त करके नया जीवन दे सकते हो। तो बादल गरजो और इनके कष्टों को हर दो। आया समझ में? प्रिय विद्यार्थियों, यदि किसी तरह के प्रश्न आपके मस्तिष्क में उपजें तो जरूर मुझे बताइएगा। हम इसी तरह से आपको हर विषय की ऑनलाइन एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करते रहेंगे, इसलिए शिक्षा से रिलेटेड अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच।